गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम रेलवे के इस्टेब्लिशमेंट रूल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं आप लोगों के लिए, जो रेलवे के हर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे जमा किया गया है और उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ हम देखते हैं, फैक्ट्री एक्ट कब से लागू हुआ? जो फैक्ट्री अधिनियम है, कारखाना अधिनियम 1 अप्रैल 1948 से लागू हुआ। कारखाना अधिनियम से ही हम लोग का जो भी है नियम, सारा नियम उसी से लागू होता है। तो इसको जानना ज़रूरी है और ये परीक्षा में आते रहते हैं। ये कारखाना अधिनियम जो है, फैक्ट्री एक्ट कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 1948 से। इसके अलावा कुछ और अधिनियम, रूल जो हैं, नियम, वो रेलवे में लागू हुए हैं, जिनकी चर्चा हम करेंगे। जैसे वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट, ये जो हम लोग स्टाफ लोगों के लिए कंपनसेशन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वो नियम 1923 में लागू हुआ, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में आया। इसके बाद मजदूरी भुगतान अधिनियम 23 अप्रैल 1936 में आया। मिनिमम वेजेस एक्ट, जो मिनिमम न्यूनतम मजदूरी का जो अधिनियम है, वो 1948 में फैक्ट्री अधिनियम के साथ ही आया है। उसके बाद रेलवे पेंशन 16/11/1957 से लागू हुआ। रेलवे पेंशन जो है 16/11/1957 से लागू हुआ नियम। मातृत्व लाभ अधिनियम, जो महिला कर्मचारी हैं उनके मातृत्व लाभ के लिए जो नियम बने हैं, उसको 1961 में लाया गया, उसका अधिनियम मातृत्व लाभ के लिए। रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993, रेलवे पेंशन का ही मॉडिफिकेशन किया गया, रेलवे सेवा पेंशन नियम, ठीक है। तो वो 1993 में आया। इसके बाद पोस्ट बेस्ड रोस्टर, जो रोस्टर है, जो भी स्टाफ है उनका रोस्टर जो है, वर्क रोस्टर जो है, पोस्ट बेस्ड लाया गया पद के आधार पे। तो वो है 21 अगस्त 1997। रेल सेवक नियमावली 2005 में एक नियमावली आई है, रेल सेवक नियमावली जिसे कहते हैं, वो 2005 में आया। और एक है एमएससीपी जो है 1 सितंबर 2008 से लागू है। एमएससीपी क्या है कि आपको 10 साल के बाद अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो इस नियम के आधार पर एक आपको नेक्स्ट जो प्रमोशन मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। तो एमएससीपी जो है 1 सितंबर 2008। इसमें जो वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 और एमएससीपी, ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये दोनों परीक्षा में आए हैं और आते रहते हैं। तो इन दोनों पे ज़्यादा गौर करेंगे हम लोग। जो डार्क किया हुआ है, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 और एमएससीपी 1 सितंबर 2008। इसके अलावा एक मातृत्व लाभ अधिनियम और मिनिमम वेजेज एक्ट, ये जो मिनिमम वेजेज एक्ट जो है 1948 और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ये 2 इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें 4 इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। सबसे पहले कि फैक्ट्री एक्ट कब से लागू हुआ? तो 1948, 1 अप्रैल 1948, और उसी समय मिनिमम वेजेज एक्ट भी लागू हुआ, ठीक है। इसके बाद वर्क्समैन
कंपनसेशन एक्ट 1923, ठीक है। फिर मातृत्व लाभ 1961 और एमएसएपी 1 सितंबर 2008, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद है रेलवे अधिनियम। रेलवे अधिनियम को कब पास किया गया? रेलवे एक्ट। रेलवे एक्ट जो है 1989 में 1989 में पास किया गया और इस नियम में कुल 16 अध्याय हैं, अलग अलग अध्याय में बांटा गया है इसको और कुल 16 अध्याय में 200 सेक्शन रखा गया है, ठीक है। इसमें कुछ जो अध्याय हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जो आते हैं परीक्षा में, उनको अलग से लिखा गया है। तो सबसे पहले अध्याय 3 का भाग 5 में सीआरएस की नियुक्ति से संबंधित है। सीआरएस कमिश्नर रेल सेफ्टी, ठीक है, रेल सुरक्षा आयुक्त, इसकी नियुक्ति जो है अध्याय 3 में दिया गया है और भाग 5 में, अध्याय 3 सेक्शन 5, ठीक है। इसके बाद कैरेज ऑफ पैसेंजर का जो परिवहन होगा, पैसेंजर का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो अध्याय 3 में है और गुड्स माल गाड़ी का जो होगा वो अध्याय 9, ठीक है। तो हम लोग CNW से रिलेटेड हैं इसलिए पैसेंजर और गुड्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पैसेंजर अध्याय 8 और गुड्स 9, ठीक है। तो 3 CRS, 8 पैसेंजर, 9 गुड्स। इसके अलावा 3 और है जो एक्सीडेंट से रिलेटेड है, जो अध्याय 12 में है। HOER, आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल, ये जो है जिससे हम लोग को स्टाफ का जो रोस्टर बना है वो अध्याय 14 में ये वर्णित है। इसके बाद पेनाल्टी और ऑफेंस जो है, कुछ भी पेनाल्टी लगता है, कुछ भी दंड होता है तो वो अध्याय 15। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं 6 में से सबसे पहले CRS की नियुक्ति आती है कि किस अध्याय में है, तो अध्याय 3 में है, ठीक है, भाग 5 में, सेक्शन 5 अगर पूछ दिया तो सेक्शन 5 अध्याय 3। इसके बाद पैसेंजर का जो कैरेज करना है, उसको सवारी को जो ढोना है वो अध्याय 8 में है और माल को जो ढोना है वो अध्याय 9 में है, ठीक है। इसके बाद एक्सीडेंट जो है अध्याय 12, HOER जो है अध्याय 14, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक पेनाल्टी भी हम लोग रखते हैं जो 15 में, अध्याय 15 में वर्णित है, ठीक है। इसके अलावे जो बाकी 10 अध्याय हैं, कुल 16 अध्याय में से बाकी जो 10 अध्याय हैं उसका कौन कौन सा अध्याय है वो नीचे दिया गया है, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं लेकिन फिर भी एक नज़र आप इस पर डाल लेंगे। एक जो प्राइमरी है, प्रारंभिक जो है जो अध्याय हैं वो 1 में है। इसका रेलवे एडमिनिस्ट्रेशंस जो प्रशासन है वो अध्याय 2 में है। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ वर्क जो है अध्याय 4 में है। 3 में CRS आ जाते हैं, इसलिए 4 में कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का वर्क है। ओपनिंग ऑफ रेलवेज, रेलवे का ओपनिंग जो है अध्याय 5 में। इसी तरीक़ा से आप इसको एक नज़र पढ़ते समय डाल लेंगे। बाकी जो ये 6 हैं, 6 में से आप 6 पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ये इसी क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट 4 पॉइंट, कारखाना में एक सप्ताह में कितने घंटे काम हो सकते हैं? तो 48 घंटे का काम हो सकता है। 8 घंटे का 6 दिन काम करना है, 8 × 6 = 48 और एक दिन का रेस्ट मिलेगा। तो मैक्सिमम जो है, ठीक है, एक सप्ताह में 48 घंटे का काम हो सकता है। रेल सेवक के कार्य घंटों को दर्शाने वाले दस्तावेज को ड्यूटी रोस्टर बोलते हैं, ठीक है। कितने घंटे का कार्य करेंगे रेल सेवक, कौन से रेल सेवक कितने काम करेंगे, उसका जो दस्तावेज होते हैं, जो पेपर होता है वो ड्यूटी रोस्टर कहलाता है, ठीक है। और इस ड्यूटी रोस्टर का में अगर कुछ विवाद हो जाता है कभी, ठीक है, तो हम किसको अपील करेंगे? हम किसी कारखाना में या रेलवे में हैं, कहीं भी कारखाना अधिनियम से संबंधित जो भी आते हैं
स्टाफ, और उनका ड्यूटी रोस्टर में अगर कुछ विवाद है, कुछ भी उनको पसंद नहीं है, केस करना है, तो कहाँ जाएंगे? तो वो क्षेत्रीय जो श्रम आयुक्त होते हैं, जो उस एरिया के लोकल जो श्रम कमिश्नर होते हैं, जो आयुक्त होते हैं, ठीक है, लेबर कमिश्नर, और उनके पास ही हम लोग को केस करना होता है और वहीं पे हम लोग को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो रोस्टर विवाद में अपीलीय अधिकारी कौन होता है? तो क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, ठीक है। लोकल जो लेबर कमिश्नर होते हैं उनके पास जाना होता है, रीजनल लेबर कमिश्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल लेबर कमिश्नर इज मेड थ्रू, तो ये जो क्षेत्रीय श्रम आयुक्त होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है और किस मंत्रालय के अधीन उनका नियुक्ति होता है? तो लेबर मिनिस्ट्री, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत वो आते हैं और वहीं से इनका नियुक्ति होता है, ठीक है। जो क्षेत्रीय श्रम आयुक्त होते हैं, जो रोस्टर विवाद को सुलझाते हैं, ठीक है। अभी नियोजन के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की किस तरीका का ये इनका एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, कैसा रोज़गार है, तो उसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण जो करेंगे, अगर वो पसंद किसी को नहीं आता तो उसका विरुद्ध जो अपील करना है वो भी इन्हीं के पास करना है, ठीक है, वो भी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के पास ही करना है। तो रोस्टर विवाद और क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोनों जो है क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के पास ही करना है, ठीक है। इसके बाद है एज पर फैक्ट्री एक्ट, कारखाना अधिनियम के अनुसार ओवर टाइम शुड नॉट बी मोर देन, एक सप्ताह में 50 घंटे से ज़्यादा जो है ओवर टाइम नहीं हो सकता है, ये कारखाना अधिनियम में बताया गया है। इसको याद रखेंगे, कारखाना अधिनियम में ओवर टाइम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम अधिकतम, तो 50 घंटा एक सप्ताह में हो सकता है, ठीक है। फिर एमएससीपी के तहत कितने उन्नयन मिल सकता है? अगर कोई रेल सेवा में है, उनका कभी भी प्रमोशन नहीं मिला है, ठीक है, कभी भी प्रमोशन नहीं मिला है, तो एमएससीपी के आधार पर जो 1 सितंबर 2008 को जो चालू हुआ था अधिनियम, तो उसके अनुसार से जो एमएससीपी मिलना है कितनी बार ले सकते हैं, मतलब उनको कितनी बार मिल सकता है, ठीक है। तो कितनी बार मिल सकता है यहाँ पे? 3 बार, ठीक है। कितनी बार मिल सकता है? 3 बार। 10 साल मैक्सिमम, अगर वो उनका जॉब ही है, अगर 15 साल का रहे, ठीक है, या 20 साल का अगर जॉब ही रहे तो 2 बार ही मिलेगा मैक्सिमम। और अगर उनका जॉब 18 साल में हो गया है, तो वो अगर 40-42 साल जॉब करते हैं तो मैक्सिमम जो है 3 बार उनको प्रमोशन अपग्रेडेशन मिलेगा, ठीक है। तो और ये है कि किस आधार पे मिलता है, तो उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है और उनका जो सीआर है, जो कैसा काम करते हैं, उसके आधार पर ये उनका उन्नयन प्रमोशन जो है एमएससीपी के आधार पर मिलता है, ठीक है। तो एमएससीपी कब जारी हुआ? 1 सितंबर 2008। कब जारी हुआ? 1 सितंबर 2008 को, ठीक है। और इसके बाद ये कितने बार मिलना है? तो 3 बार। कितने बार मिलेगा? 3 बार। और किस आधार पे मिलेगा? सर्विस रिकॉर्ड और सीआर पर। व्हाट इज द शेड्यूल फॉर स्क्रीनिंग फॉर एमएससीपी? एमएससीपी जो है वो उसको कब जोड़ते हैं हम लोग, कब कितने तारीख से लेते हैं 10 साल जो जोड़ना है? तो 1 जनवरी, 1 जनवरी, पहला जो सप्ताह है जनवरी का उससे लेंगे, नहीं तो जुलाई का पहला सप्ताह से लेंगे। इंक्रीमेंट जिस अभी जो है
2 बार इंक्रीमेंट मिलता है ना। किन्हीं को जनवरी में मिलता है, किन्हीं को जुलाई में मिलता है, फर्स्ट वीक में ही, है ना। तो उसी आधार से हम लोग 10 साल उसको जोड़ते हैं। तो जिनका जनवरी में अगर मिल रहा है इंक्रीमेंट, तो जनवरी से जनवरी 10 साल हम लोग लेंगे। तो जनवरी और जुलाई जो है स्क्रीनिंग का शेड्यूल होता है, ठीक है। रेल सेवा पेंशन नियम, रेल सेवा पेंशन नियम 1993, ये जो अभी बताए हम लोग, रेल सेवा पेंशन नियम 1993 जो आया, ठीक है। ये जो 1993 आया, ये इसके बारे में बोलता है कि रेल सेवा 1993 का जो पेंशन नियम है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 309। 309 में ये कहा गया है, रेलवे सेवा पेंशन नियम के बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है। ग्रेच्युटी की सीमा, जो रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलती है, अभी 1 जनवरी 2004 से रिसेंट जो है 25 लाख हो गया, पहले 20 लाख था, अभी 25 लाख कर दिया गया है, ठीक है। DCRG, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, ठीक है। तो ये 25 लाख, ठीक है। अगर रिटायर करते हैं तब भी 25 लाख, अगर किन्हीं का डेथ हो जाता है तब भी 25 लाख उनको ग्रेच्युटी मिलेगी। ये 1/1/2024 से है। तो अभी का क्वेश्चन अगर कहीं एक परीक्षा में आए तो वो 25 लाख करना है, 20 लाख नहीं करना है, ठीक है। कितने वर्षों के बाद पेंशन का परिवर्तित हिस्सा बहाल किया जाता है, ये बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हैं। तो ये 15 वर्ष के बाद पेंशन का परिवर्तित हिस्सा बहाल किया जाता है। ये क्या है, तो पेंशन के परिवर्तित हिस्से का मतलब है पेंशन के कुछ हिस्से को एकमुश्त राशि के रूप में देना। जो पेंशन लेते हैं उनका कुछ हिस्सा को एकदम एकमुश्त करके दिया जाता है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी को एकमुश्त राशि दी जाती है, ठीक है। उसका जितना मिलना है उसका कुछ हिस्सा को एक साथ दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उनकी पेंशन का 1/3 हिस्से को बहाल कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उनकी पेंशन के 1/3 हिस्से को बहाल किया जाता है। तो जो भी है पेंशन का जो बचा हुआ हिस्सा रहता है उसको फिर से उसको दे दिया जाता है। तो वो कब दिया जाएगा, वो 15 साल के बाद दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो कितने वर्षों बाद पेंशन का परिवर्तित हिस्सा बहाल किया जाता है, 15 वर्ष बाद, ठीक है। मूल पेंशन के सारांशीकरण की अधिकतम अनुमति, उसी क्वेश्चन का दूसरा भाग है, यह है कि कितना जो है एक मुश्त रूप में पा सकते हैं, ठीक है। तो 40% जो है मूल पेंशन का 40% अधिकतम जो है उसको मिलेगा, बाकी जो है 15 वर्ष के बाद बहाल किया जाएगा, ठीक है। फिर से जो सारांशीकृत है, जो कम किया हुआ है पेंशन में फिर से जोड़ दिया जाता है वो 15 साल के बाद, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है कि कितना दिया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो सारांशीकरण करते हैं, कम करते हैं तो 40% दे सकते हैं एक मुश्त, और उसके बाद जो है 15 साल के बाद इसको पूरा दे देना है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन कि जो एडिशनल पेंशन है किसी को, जो OPS में जो पेंशन है मिल रहा है, तो कितने साल के बाद उसका पेंशन जो है कुछ % एडिशनल उसमें जुट जाता है, अतिरिक्त जुट जाता है। तो अगर 60 साल में रिटायर हुए, अगर वो 80 साल की उम्र का हो जाते हैं तो 20% और उसका उनका पेंशन बढ़ जाएगा। इसी तरीक़ा से 85 वर्ष का प्राप्ति के बाद 30% बढ़ जाएगा। 90 साल हो जाता है तो 40%,
और अगर 100 साल हो जाते हैं और पेंशन ले रहे हैं तो उनका जितना पेंशन है 100% और बढ़ जाएगा, मतलब डबल हो जाता है। ठीक है, दोगुना पेंशन के वो हकदार हो जाते हैं अगर वो 60 साल में रिटायर किए हैं और 40 साल और जीते हैं, 100 साल से ऊपर के हैं तो। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 80 साल में 20% बढ़ता है, इसके बाद हर 5-5 साल में 10-10% बढ़ते जाएगा। ठीक है, 80, 85, 5-5 साल का इधर जब बढ़ती हो जाएगा तो इधर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से सीधा डबल। ठीक है, ये अतिरिक्त पेंशन उनको मिलना शुरू होता है। ट्रेनिंग पीरियड बिफोर अपॉइंटमेंट इज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एंड DCRG। जो ट्रेनिंग जो पीरियड होता है अपॉइंटमेंट के पहले, वो जो है पेंशन और DCRG जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, वो दोनों का कैलकुलेशन के लिए ये उसमें शामिल होता है। मतलब जो अपॉइंटमेंट के पहले जो ट्रेनिंग की वो भी आपका सर्विस में जुड़ता है, लेंथ में कितना साल का सर्विस हो गया जो उसमें भी जुड़ जाएगा। तो पेंशन में ये पीरियड जुड़ जाता है। कितने वर्षों के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है? तो 10 वर्ष बाद। ठीक है, अस्थायी अक्षमता के कारण सेवानिवृत्ति के बाद कौन सा पेंशन जाता है? अगर कोई सर्विसमैन अगर अस्थायी रूप से अक्षम हो जाता है ड्यूटी करने में असमर्थ होता, नहीं कर पाएगा, तो उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। तो उसे विकलांगता पेंशन या उसको इनवैलिड पेंशन बोलते हैं, वही दिया जाता है उसको। OPS में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अगर रिटायर हो जाता है तो उसको क्या मिलेगा? पेंशन तो मिलेगा, लेकिन सिर्फ उसको सर्विस ग्रेच्युटी ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद रिटायर्ड सर्वेंट अलाउड टू एक्ट डिफेंस काउंसिल DNA प्रोसीडिंग। अगर कोई रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी है, ठीक है, तो डिफेंस काउंसिल के रूप में अगर कोई DNA प्रोसीडिंग में काम कर रहा है, ठीक है, किसी के लिए वो डिफेंस काउंसिल का काम कर रहा है, तो 7 केस में ही वो DC डिफेंस काउंसिल का काम कर सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा का केस में वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो रिटायर्ड कर्मचारी जो है 7 DNA प्रोसीडिंग में डिफेंस काउंसिल के रूप में काम कर पाएगा। ठीक है, कर्मचारियों को दुर्घटना के बाद मुआवजे का भुगतान का प्रावधान है। ठीक है, हर कर्मचारी को अगर कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो उसमें मुआवजा मिलता है ना, कंपनसेशन मिलता है। तो वो जो 1923 में जो वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट आया था, ठीक है, किसी कर्मचारी की काम करते वक्त कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए कंपनसेशन दिया जाता है। तो वो कौन सा नियम के तहत होता है? वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से आता है क्वेश्चन कुछ। डैश टाइप्स ऑफ पास आर देयर इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में कितने तरीके के पास मिलते हैं? तो 7 तरीके के पास हैं। ठीक है, याद रखना कितने तरीके के पास हैं। वो पास में हम देखेंगे कि कौन कौन से पास है। तो 7 तरीके के पास हैं। पोस्ट रिटायरमेंट पास के लिए कितना सेवा अनिवार्य होना चाहिए? अगर रिटायरमेंट पास लेना है किसी को, तो मिनिमम 20 साल उसको सेवा देना ज़रूरी है, तभी उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उसको पास मिलेगा। ठीक है, और जो भी गजेटेड ऑफिसर अगर कोई है जो 20 से 25 साल की सेवा दे चुके हैं, ठीक है, तो उनको 2 सेट पास मिलेंगे। कोई भी गजेटेड हैं जो 20 से 25 साल की सेवा दी है, उनको 2 सेट पास मिलेंगे, और जो 25 साल से अधिक सेवा दे चुके हैं उनको 3 सेट पास मिलेगा। ठीक है, ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिशेबल इन सेटलमेंट पास। जो सेटलमेंट पास होते हैं, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं, तो उसमें ब्रेक जर्नी नहीं होता। ठीक है, वो डायरेक्ट यहाँ से वहाँ आपको जाना होता है। तो सेटलमेंट पास में ब्रेक जर्नी परमिशेबल नहीं है। ठीक है,
अब है कि जो हम लोग पास में जो अटेंडर ले जाते हैं किसी को, एक अटेंडर अलाउड है 2AC का जो पास होता है, तो उसमें कौन सा व्यक्ति होगा जो अटेंडर होगा, तो वो ऐसा सर्वेंट होगा, फुल टाइम पेड सर्वेंट होगा। ठीक है, अगर आपने उसे फुल टाइम के लिए रखा है और पेड सर्वेंट है, जिसको आप नौकरी पे रखे हैं, जिसको आप पैसा देते हैं काम के बदले में, वही जो है अटेंडर आपको लेके जा सकते हैं, वो भी स्लीपर क्लास में ले जाएंगे। ठीक है, विशेषाधिकार पास में कितने अतिथियों को शामिल किया जाता है? स्पेशल पास जो होते हैं उसमें 2 डिपेंडेंट को हम लोग शामिल कर सकते हैं, 2 डिपेंडेंट जो होते हैं उनको शामिल कर सकते हैं विशेषाधिकार पास में। पर्सन्स इंटाइटल टू बी इंक्लूड इन पास PTO, पास PTO में हम लोग कितने पर्सन्स को इंक्लूड कर सकते हैं, कितने डिपेंडेंट रहेंगे आपके साथ, तो वो हैं 5 मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 5। हाउ मेनी सेट्स ऑफ PTOs इज आर ए लाइसेंस होल्डर कुली, एक आया है नियम जिसमें जो लाइसेंस होल्डर कुली जो होते हैं उनको भी PTO दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक कैलेंडर वर्ष में सेकंड स्लीपर का 2 PTO जो है पास जो है दिया जाता है। ठीक है, तो कुली को 2 मिलेगा 1 साल में। ये लालू प्रसाद यादव के काल से ये जारी है। रेल सेवक अपने बच्चों के लिए कितने सेट स्कूल पास ले सकता है? ठीक है, रेल सेवक कोई जो कर्मचारी है, स्टाफ है, वो अपना बच्चा को कहीं बाहर पढ़ा रहा है, तो उसको लाना है, ले जाना है, तो साल में 3 सेट जो है वो पास जो है ले सकता है। अगर वो सस्पेंशन में भी है, सस्पेंड है, तो फिर भी उसको ये जो स्कूल पास है वो मिलेगा। ठीक है, तो 3 सेट पास उसको मिलेगा। ग्रुप डी स्टाफ 5 साल की सेवा के बाद कितना पास ले सकते हैं? ठीक है, तो अगर नया नया किसी का नौकरी हुआ है तो साल में 1 सेट मिलता है उसको पास। 1 सेट मतलब 1 जाने का 1 आने का, मतलब आधा आधा जाने का आने का, उसी को 1 सेट बोलेंगे। तो 1 सेट पास जो है 5 साल तक मिलेगा, और 5 साल के बाद जैसे ही होगा उसको 3 सेट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड पास किसके लिए जारी किया जाता है? गोल्ड पास, तो गोल्ड पास जो है जो भी लेवल 16-17 हैं, उससे ऊपर के जो भी हैं, CRB चेयरमैन रेलवे बोर्ड, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और मेंबर जो भी रेलवे बोर्ड के हैं, और GM जो है जितने हैं, उन सब को गोल्ड पास जारी होता है। ठीक है, तो लेवल 16 और 17 के जो हैं ऑफिसर्स, उनको गोल्ड पास मिलेगा, और उनसे नीचे जो हैं SAG लेवल के जो भी है, जो 14-15 में आते हैं, ठीक है, DRM और PCME, ये सब जो हैं उनको सिल्वर पास मिलता है। ठीक है, और जो SG लेवल के हैं, ठीक है, उनको ब्रॉन्ज पास मिलता है, जो लेवल 8 से लेकर के लेवल 13 तक जो भी SG हैं, JG जो भी हैं, उनको ब्रॉन्ज पास मिलेगा। तो 3 तरीके का पास है यहाँ, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो गोल्ड होगा 16-17, लेवल 16-17 के लिए, 14-15 के लिए सिल्वर, और बाकी जो है लेवल 8 से जो ऊपर 13 तक हैं वो ब्रॉन्ज पास के हकदार होते हैं। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर्स इज एलिजिबल फॉर 6 पासेस एंड 8 PTO। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गजेटेड ऑफिसर जो हैं उनको कितना सेट पास मिलता है और कितना सेट PTO मिलता है? तो 6 सेट पास और 8 सेट PTO उनको मिलेगा। PTO मतलब प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, ये फुल फॉर्म कोई पूछता है तो याद रखिएगा, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।